प्रोसेसेस क्या होते हैं। सो अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम से बात शुरू करें, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स इफ। अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम पूछूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, when can we say that a system is in thermal equilibrium? When there is no temperature of both the bodies is same. So thermodynamic system को हम लेते हैं, it's in thermodynamic equilibrium with macroscopic variables. Macroscopic variables हम किनको बोलते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास। सो अगर thermodynamic variables जो हैं, if the characteristics that do not change, कि अगर वो चेंज नहीं करते टाइम के साथ, तो हम उसको कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो thermodynamic equilibrium में है। So we say that the thermodynamic system, मैं बेसिक बिल्कुल सिस्टम और सराउंडिंग्स की डेफिनेशन नहीं बता रहा, बिकॉज वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, फिजिक्स में भी पढ़ी है पहले। थर्मोडायनामिक सिस्टम is said to be in thermodynamical equilibrium if macroscopic variables, macroscopic state variables मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा डोंट चेंज विद टाइम। अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें तो फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, कि अगर टेम्परेचर सेम है तो हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी द ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ज़ेरोथ बिकॉज ये बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ के बाद आया था, तो इसका नाम हमने ज़ेरोथ लॉ कर दिया। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए यू कैन हैव थ्री थर्मोडायनामिकल सिस्टम, कि हम तीन सिस्टम कंसिडर करते हैं। हमने इसमें बनाया कि ए और बी के बीच में जो है तीन सिस्टम बनाए। इसको हम ले रहे हैं, ये जो वॉल है सिंगल जब भी बनी होगी ना फिजिक्स में, इसको डायथर्मिक वॉल। बेसिकली हीट फ्लो कर सकती है बट मास फ्लो नहीं कर सकता, तो उसको हम बोल देते हैं डायथर्मिक वॉल है। ये जो डबल वॉल बनाई है दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक। बेसिकली इसका मतलब होता है इंसुलेटिंग, कि डायथर्मिक वॉल है तो मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। बट एनर्जी कैन, बट इधर है कि मास और एनर्जी एडियाबैटिक वॉल दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो हमने तीन थर्मोडायनामिक सिस्टम लिए, ए, बी और सी। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी विच आर इंडिपेंडेंटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then Zeroth law says that A and B are also in thermal equilibrium. Simple terms में अगर हम बात करें, because thermal equilibrium basically defines the temperature, तो हम कह रहे हैं कि अगर A और C का टेम्परेचर सेम है, B और C का सेम है, तो A और B का भी सेम होगा।
बट इसको स्टेट करने का एक वे होता है, तो वो डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर स्कूल में है कि मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम A and B are separately in thermal equilibrium in third system C, then they must be in equilibrium with each other also. इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी में जो एडियाबैटिक वॉल बनाई है, मैं इसकी जगह अगर कंडक्टिंग वॉल लगा दूंगा तो हीट ट्रांसफर होगी? नो, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है। हीट ट्रांसफर तभी होती है अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो बेसिकली हम कहेंगे कि अगर हम इसके बाद हमने ए एंड बी के बीच में जो एडियाबैटिक वॉल है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक वॉल, नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्लियर है ज़ेरोथ लॉ सबको? सो इसको हम ले लेते हैं कि और जो क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स वेदर अ गिवन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम बी, दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर। सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर की सेम है, कि ए और सी का सेम है, बी और सी का भी सेम है। जैसे टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी which determines if system A and B are in thermal equilibrium. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में हमें तीन चीज़ों के साथ मेनली डील करना पड़ेगा पूरे चैप्टर में: इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क। हीट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब एक बॉडी से दूसरे सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज द हीट एनर्जी। इट कैन बी सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रही है, दो सिस्टम है ए और बी, एक से एनर्जी दूसरे में जा रही है, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बिकॉज हमने इस चैप्टर में मेनली अब सॉलिड्स और लिक्विड्स के साथ डील नहीं करना है, गैसेस के साथ डील करना है, तो गैसेस को हम दो कैटेगरीज में लेते हैं: आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में डिफरेंस क्या होता है? आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है? दोनों में जो मेन डिफरेंस लेते हैं, जैसे आपने इक्वेशन भी पढ़ी, केमिस्ट्री में शायद दोनों पढ़ी होंगी, फिजिक्स में तो सिर्फ आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। केमिस्ट्री में शायद आपने वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन भी पढ़ी है या नहीं? P plus A by V square into V minus B। तो दो तरह की गैसेस होती हैं। आइडियल गैसेस होती हैं जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को निग्लिजिबल मानते हैं, कि मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा किसी मॉलिक्यूल के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी हमने जितनी भी ड्राइव की +1 में, बीट एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सारी पोटेंशियल एनर्जी में हम कैलकुलेट क्या करते थे डेरिवेशंस में? वर्क डन।
कि एक जगह से हमने एक रेफरेंस लेवल मान लिया, रेफरेंस लेवल से नई पोजीशन तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आइडियल गैसेस में ले रहे हैं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करी मॉलिक्यूल पे, अगर फोर्स एक्ट नहीं करी तो वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर आइडियल गैसेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। नॉर्मली हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि इट्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट क्योंकि आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी। बट अगर रियल गैसेस हैं तो रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो निग्लिजिबल नहीं होती। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर निग्लिजिबल नहीं है दैट मींस हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो उस केस में इट विल हैव बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई है बात? तो इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज kinetic and potential energy of molecules. You can say kinetic energy plus potential energy. Real gases, ये पहले ideal gases लिखे। जैसे for ideal gases intermolecular forces are assumed to be zero. Implies no work is done in moving the molecule in place. And internal energies kinetic energy of gas molecules. Whereas if you consider real gases, intermolecular forces are not negligible. Implies molecules will have both kinetic and potential energy. So U is equals to sum of internal kinetic plus potential energy. अब इंटरनल एनर्जी की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, स्टेट फंक्शन है या नहीं है internal energy? So we say it's a macroscopic state variable. Internal energy is a macroscopic state variable, means ये state पे depend करेगा, it does not depend how that state is achieved. अगर मैं किसी state को define करता हूँ गैस की कि उस particular state में pressure P1 है, volume V1 है और temperature T1 है, तो हम उस state में पहुँचे कैसे, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स कि स्टेट है कौन सी। सो वी से इट्स अ स्टेट वेरिएबल, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल, इट डज नॉट डिपेंड हाउ दैट स्टेट इज अचीव्ड। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इस पे डिपेंड करेगी कि सिस्टम मूव कर रहा है या नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस है एंड इट्स प्लेस्ड इनसाइड अ ट्रक विच इज मूविंग, एंड एक कंटेनर प्लेस्ड इन अ ट्रक विच इज एट रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, इस जो इंटरनल एनर्जी है, इस पे डिपेंड करेगी कि वो सिस्टम खुद मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वेश्चन समझ आया?
मतलब एक मैंने गैस का सिलेंडर रखा ट्रक में जो खड़ा है और एक गैस का सिलेंडर रखा ट्रक में जो चल रहा है। गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, पर ट्रक एक केस में रुका हुआ है, एक केस में ट्रक चल रहा है। तो इंटरनल एनर्जी इस पे डिपेंड करती है कि हमारा सिस्टम चल रहा है या रुका हुआ है। इंटरनल एनर्जी नो, we say kinetic energy does not, the internal energy does not depend on kinetic energy of system as a whole। हमें और एज अ होल नहीं देखना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है रिलेटिव टू कंटेनर उसकी क्या है, नॉट रिलेटिव टू अर्थ, कि अर्थ के रिलेटिव वो मूव कर रहे हैं या नहीं। तो अगर मेरे पास गैस सिलेंडर है, उसका हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम। क्लियर है पॉइंट? इंटरनल एनर्जी को हम लेते हैं, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग एनी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मतलब हम प्रेशर बदल देंगे तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी या नहीं बदलेगी, दैट डिपेंड्स कि टेम्परेचर बदल रहे हैं नहीं बदल। तो इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हो आप मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करके। सो वी से दैट इसके जो पॉइंट्स हैं, internal energy is a state function, internal energy is a macroscopic state variable, that is it depends on state of system and not on how that state is achieved। It does not depend on kinetic energy of system as a whole। ये दोनों पॉइंट्स आए समझ? And third is kind of internal energy can be changed by changing the macroscopic variables। अगर स्टेट फंक्शन है, स्टेट बदलेगी तो इंटरनल एनर्जी भी बदल जाएगी। जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, अगर मैं सिस्टम को हीट सप्लाई करता हूँ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कम होगी या नहीं होगी, हीट सप्लाई करने से या हीट एक्सट्रैक्ट करने से। अगर मैं सिस्टम को हीट अप कर रहा हूँ तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में नो पक्का। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट एनर्जी सप्लाई की है, तो मैं कह रहा हूँ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। एग्जांपल दोगी? कौन सा? सुना नहीं मेरे को, दोबारा बताओ। मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस है और हीट एनर्जी दी है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। इसका कोई एग्जांपल? आइसोथर्मल प्रोसेस पता है ना क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट एनर्जी भी दी है, तो इंटरनल एनर्जी बदल गई। लेटेंट हीट को आप कहते थे हिडन हीट। हिडन हीट क्यों कहते थे? सर क्योंकि टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता उससे। टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता, एनर्जी तो दी पर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर। इंटरनल एनर्जी बदली, स्टीम की एट 100 डिग्री और वाटर एट 100 डिग्री, इंटरनल एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट?
डिफरेंट होगी। इसका मतलब वाटर को हम स्टीम में चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, बट इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी बदल सकती है सेम टेम्परेचर पे भी, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर लिक्विड है लिक्विड का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर फिक्स है, गैस ही रहती है, तो उस केस में हम लेते हैं कि टेम्परेचर नहीं चेंज होता तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। बट अगर स्टेट चेंज हो कि आइस एट 0 डिग्री एंड वाटर एट 0 डिग्री विल हैव डिफरेंट इंटरनल एनर्जी। क्लियर है पॉइंट? तो जरूरी नहीं है इसको एज अ रट्टा नहीं मानना कि टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी। टेम्परेचर सेम पे इंटरनल एनर्जी सेम हो सकती है, बट अगर स्टेट भी सेम हो, मतलब दोनों लिक्विड है, दोनों गैसेस हैं, तो ऐसे नहीं है कि मैंने वाटर को आइस को वाटर में चेंज कर दिया तो उनकी इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी अगर टेम्परेचर सेम है तो। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इंटरनल एनर्जी के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? सर आपने यहाँ पर इतने चेंजिंग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पे मतलब कोई भी वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो उस पर डिपेंड करती है। क्या चीज? वो सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करती। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था कि वाटर टू आइस या आइस टू वाटर, तो बाकी वेरिएबल्स भी आ गए ना। तो अगर स्टेट सेम रहती है वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस तो फिर इंटरनल एनर्जी सेम होगी। बट अगर सेम टेम्परेचर है बस स्टेट ही अलग है, एक लिक्विड है गैस है, तो इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी बिकॉज फिर प्रेशर वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। स्टीम का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल नहीं होती। सॉलिड में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, equation of state is any mathematical relation between state variables, basically pressure volume temperature relation। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो सर PV is equals to NRD। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब पता है आपको P क्या है, V क्या है, NRD, सो आपको मतलब पता है इन क्वांटिटीज का। सो सिमिलरली वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन अगर हम लिखें तो दैट्स आल्सो एन इक्वेशन ऑफ स्टेट, P plus A by V square into V minus B is equals to constant। या टेम्परेचर के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो, इसको NRD भी लिख सकते हो। सो इनको हम लेते हैं कि दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। सो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन होगा तो अब थर्मोडायनामिक वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं और इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से? व्हिच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर साइज ऑफ द सिस्टम। और इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई एग्जांपल? मान लो मेरे पास एक मतलब दिस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। Does not depend on size। मान लो ऐसे मेरे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम था, इट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। इसमें प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, इंटरनल एनर्जी U, मास M। मैंने इसके दो पार्ट्स कर दिए, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
कौन कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो गई और कौन सी सेम रही? इधर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? प्रेशर तो पी जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो गया, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी U, मास m/2। तो कौन कौन सी क्वांटिटी सिस्टम में साइज पे डिपेंड कर रही है? सो वी कैन से प्रेशर टेम्परेचर जो है ये इंटेंसिव वेरिएबल्स हो गए, वॉल्यूम और मास जो है एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गए। सो इसलिए दो तरह के वेरिएबल्स लेते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। क्लियर ये कंसेप्ट? ओके, देन यू हैव थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की जब बात करें तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत एक्सटेंसिवली पूरे चैप्टर में यूज होते रहेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? No heat energy is exchanged between system and surroundings. मतलब दो सिस्टम्स में नहीं हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती, सिस्टम और सराउंडिंग्स में नहीं हो सकती, तो हम इसको लेते हैं कि दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। बेसिकली डेल्टा Q इज 0। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दो कंडीशंस होती हैं, बिकॉज हम ले रहे हैं कि इट शुड नॉट एक्सचेंज हीट, सिस्टम शुड नॉट एक्सचेंज हीट किसी दूसरे सिस्टम के साथ या सराउंडिंग्स के साथ। तो हमेशा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसकी वॉल्स एडियाबैटिक होनी चाहिए या कंडक्टिंग होनी चाहिए? वॉल्स इंसुलेटिंग वॉल्स या कंडक्टिंग वॉल्स, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस चाहिए तो? इंसुलेटिंग वॉल्स। तो वैसे एडियाबैटिक वॉल्स होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए, सो दैट नो हीट एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। दूसरा, अब फिजिक्स में ये भी कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज परफेक्ट इंसुलेटर होती नहीं है, कि आपने अगर
करो थोड़ी देर, अभी आता हूँ, जस्ट गिव मी 5 minutes. सो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक तो हो गया कि हमारे पास इंसुलेटिंग वॉल्स, दूसरा क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन प्रोसेस शुड बी फास्ट सो दैट, बिकॉज जैसे थर्मस है, अब वो इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं, उसमें आपने कुछ गर्म रखा तो कंपनी जो सेल करती है ना वो भी बताती है कि 8 घंटे तक इसमें पानी गर्म रहेगा या 4 घंटे तक गर्म रहेगा या 2 घंटे तक गर्म रहेगा, डिपेंडिंग कौन सा इंसुलेटर यूज किया। टाइम बताते हैं बिकॉज टाइम के साथ तो हर बॉडी हीट लूज करेगी, तो इसे एडियाबैटिक प्रोसेस मस्ट बी फास्ट सो दैट टाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिस्टम। सो दो कंडीशन, thermodynamic system must have adiabatic walls, and second, process must be fast so that time is not available for exchange of heat with system. इक्वेशन याद है इसमें क्या लिखी थी हमने? Pressure volume relation was PV raised to by gamma is constant. Gamma क्या था? CP by CV. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 V1 raised to by gamma, ऐसे करो P2 V2 raised to by gamma, और where gamma is Cp by Cv. Gases के लिए this value is greater than 1. Temperature volume relation, PV raised to by gamma is constant. तो temperature volume चाहिए तो pressure को eliminate कर दो, pressure can be written as nRT by V. ठीक है ना, because you can write P is equals to nRT by V. So relation क्या बना? TV raised to power gamma minus 1 is constant. ये second relation हो गया, ये first relation हो गया। जब pressure temperature relation निकालें तो वॉल्यूम एलिमिनेट कर देंगे, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज क्या बना है, दिस इज P raised to power 1 minus gamma ठीक है, सारे रिलेशंस। Yes, sir. Then you have isothermal process. Isothermal क्या होता है? Temperature constant. Temperature constant.
डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। अब आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो कंडीशन एडियाबैटिक के डायरेक्ट ऑपोजिट। हम चाहते हैं कि हम हीट एनर्जी दें, हम वर्क डन करें, कुछ भी करें, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। कि मैंने अगर हीट दी, टेम्परेचर बढ़ने की जगह वो हीट उसने सराउंडिंग्स में लूज कर दी या वर्क डन बाय एक्सपेंशन हो गया, तो वो आइसोथर्मल हो सकता है। तो उसके लिए हमें कंडक्टिंग वॉल्स चाहिए। अब कंडक्टिंग वॉल्स में एकदम से तो हीट ट्रांसफर नहीं होती, टेक सम टाइम, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इंटू टाइम। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो सकती है। वी वांट आइसोथर्मल प्रोसेसेस टू बी स्लो। कभी भी एकदम से हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, या एकदम से गैस को कंप्रेस कर दिया, एक्सपैंड कर दिया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस शुड बी स्लो and they should always takes place inside containers जिसमें conducting walls हो. So walls of the thermodynamic system should be conducting. Walls of thermodynamic system should be conducting so that energy transfer between system and surroundings is possible. Energy transfer from system is possible. And second is process should be slow. So time is available. For exchange of heat with system. इसमें जो इक्वेशन बनी दैट वुड बी बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसे PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है? देन यू हैव स्लोप। अब इन दोनों प्रोसेसेस के लिए स्लोप निकालें। जब हम PV डायग्राम बनाते हैं तो प्रेशर इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन द x एक्सिस। मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया तो एक कांस्टेंट स्लोप है, वेरिएबल स्लोप है। वेरिएबल अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर दोनों जगह पे T होगा। उसको हम कई बार ऐसे भी शो कर देते हैं, इसके ऊपर एरो डाल के और यहाँ पे T लिख देते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। If pressure is plotted on y-axis, and volume on x-axis, and slope of curve is dp by dv, because स्लोप होती है dy by dx। तो y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो स्लोप इज dp by dv। अब अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है PV is equals to constant,
मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, p into differentiation of v plus v into differentiation of p implies dp by dv is minus p by v। तो स्लोप नेगेटिव में क्या सिग्निफाई कर रही है कि अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सो नेगेटिव स्लोप सिग्निफाइज दैट signifies if volume increases pressure will decrease। अच्छा, ये जो हमारे पास स्लोप आई, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है कि मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है। तीनों में फर्क क्या होता है? गामा, सीपी बाई सीवी की रेशियो अलग होती है, पर आइसोथर्मल में स्लोप जो है गामा पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इससे आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो स्लोप इज सेम फॉर ऑल गैसेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी। मोनोटॉमिक है तो भी स्लोप माइनस पी बाई वी, डायटॉमिक है तो भी माइनस पी बाई वी, ट्रायटॉमिक में भी सेम। तो स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी और गामा। does not depend on atomicity। तो फिर हम ये एडियाबैटिक लेते, तो इक्वेशन इज pv raised to power gamma is constant। मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो p into differentiation of v raised to power gamma plus v raised to power gamma into differentiation of p, this should be 0। v raised to power gamma की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? गामा v raised to power gamma minus 1 so this will give you that dp by dv is that means it depends on gamma, atomicity पे depend कर रही है slope, so slope depends on gamma in this case। hello hello गामा किसके लिए ज्यादा होता है? मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्रायटॉमिक के लिए? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए वैल्यू 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5, मतलब ये 1.7 ऑलमोस्ट, ये 1.4 और ये 1.3। तो इसका मतलब स्लोप गामा पे डिपेंड कर रही है, मतलब मोनोटॉमिक की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। मान लो मैंने एक्सपेंशन शो करनी है, मैंने अगर एक्सपेंशन शो करनी है 3 गैसेस के लिए, मैंने ऐसे प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाया, मैंने ऐसे 3 ग्राफ बनाए, इनिशियल स्टेट P है, वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम मैंने तीनों गैसेस का V2 लिया।
प्रेशर तीनों गैसेस का अलग अलग आया। इनमें से कौन सा ग्राफ मोनोटॉमिक का है, कौन सा डाई का, कौन सा ट्राई का? मतलब इसको अगर मैं नंबर कर दूं, से फर्स्ट स्लोप सबसे ज्यादा किसकी है? थर्ड की। सबसे ज्यादा इंक्लाइन थर्ड ग्राफ है, तो थर्ड मोनोटॉमिक का है। सेकंड फर्स्ट ट्रायटॉमिक का। अब आपको इस पे कैसे चीजें पूछ सकते हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमने फॉर अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम, से मेरे पास दो गैसेस थी, हीलियम और ऑक्सीजन, हैविंग सेम इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, फॉर अ गिवन एक्सपेंशन चेंज इन प्रेशर ज्यादा किसमें होगा? इस ग्राफ से देख के बताओ, चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें है? इनिशियल प्रेशर सबका सेम है, फाइनल प्रेशर सबसे कम किसमें है? मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक में चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना बना? P1 माइनस P3, P4 कर दो इसको, P1 माइनस P4। डायटॉमिक के लिए P1 माइनस P3 और ट्रायटॉमिक के लिए P1 माइनस P2। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें? वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ सबसे ज्यादा किसमें है? ट्रायटॉमिक में। तो एरिया अंडर द ग्राफ ट्रायटॉमिक का ज्यादा है, तो ट्रायटॉमिक में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा अगर आप गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड करते हो फॉर अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। यही अगर मैं दो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर करूं, सेम गैस, state changes from P1 V1 to P2 V2 and P3 V2, फाइनल वॉल्यूम सेम लिया मैंने। फर्स्ट कर्व आइसोथर्मल या सेकंड कर्व आइसोथर्मल? स्लोप किसमें ज्यादा है? सेकंड में। और एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है। This is slope of adiabatic curve is gamma times slope of isothermal, because एक P by V है, गामा P by V है, और गामा greater than 1 होता है, तो we can say slope of adiabatic curve is more than slope of isothermal curve। वर्क डन ज्यादा किसमें है? आइसोथर्मल में। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं फॉर अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम थ्रू टू प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, वर्क डन ज्यादा किसमें होगा? फॉर अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम of a gas through two processes, isothermal will have more work done or adiabatic will have more work done? पक्का? पक्का? Yes. मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, यही दो प्रोसेसेस। क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं आपने, मैंने कहा था फॉर गिवन चेंज इन वॉल्यूम। गिवन चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि दोनों स्टेट्स का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, कि इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2, यही बोला ना, नहीं फॉर द गिवन चेंज इन वॉल्यूम। अब सोचो मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा, मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो कंप्रेशन में ग्राफ ऐसे बनेंगे। कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का, कौन सा एडियाबैटिक का? फर्स्ट वाला तो वर्क डन ज्यादा किसमें होगा? तो इसका मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्क देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमेशा एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर, एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व।
एरिया अंडर आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन में एरिया अंडर आइसोथर्मल इज तो आप कह सकते हो वर्क डन इन आइसोथर्मल इज मोर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक। समझ में आए प्रोसेस? Yes, sir. अब वर्क डन का एक तो फॉर्मूला हो गया एरिया अंडर द ग्राफ, दूसरा होता है प्रेशर वॉल्यूम से निकालते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अगर मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैंने डायग्राम बनाया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालना है, अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ज्योमेट्रिकली ऐसे तो निकलेगा नहीं। दिस इज स्टेट चेंजेस फ्रॉम P1 V1 to P2 V2 at constant temperature T. This is work done. Area under the graph. तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि हम टोटल एरिया को नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। मैंने स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लिया dV, जब प्रेशर P है तो एरिया इस शेडेड पार्ट का कितना हो जाएगा? तो वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम we can say for n moles of gas, so we can say P is equals to nRT by V, and work done is this work done for small change in volume। इसमें अब वेरिएबल कौन सा बचा है? n, r और t तो कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, तो nRT तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन एज वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2 क्या आया? हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, nRT कांस्टेंट है, dV by V की इंटीग्रेशन केमिस्ट्री में भी है इसी डेरिवेशन, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी log V2 minus log V1, or you can say nRT। नेचुरल की जगह अगर log to the base 10 लिखना है तो also we can say that isothermal process है तो P1 V1 is equals to means V2 by V1 is P1 by P2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वर्क डन को, ठीक है। इसमें कुछ पूछने वाला है तो देखो। नो सर। से मेरे पास आ गया कि वर्क डन इन अ प्रोसेस कितना होगा।
और दूसरा ग्राफिकली कि पहले स्मॉल एरिया का वर्क डन निकाल लो, फिर उसको सारे वर्क डन को ऐड कर दो ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को, तो यू कैन गेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक में वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वो कैसे निकलेगा? सेम इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे को एडियाबैटिक में वर्क डन निकालना है, सिर्फ इसमें यूज हमने की इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, उसमें यूज करेंगे PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। अगर मेरे को वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस निकालना है, this is work done for small change in volume. Also, this is some constant K. The pressure becomes K upon V raised to power gamma. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन as volume changes from V1 to V2. K तो कांस्टेंट है, V रेज़ टू पावर माइनस गामा की इंटीग्रेशन क्या होगी? X रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? मेरे पास क्या बना है फॉर्मूला वर्क डन का? K अपॉन 1 माइनस गामा ठीक है। यहाँ तक K क्या आता है इसमें? K क्या था? मैं PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज K, लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन मैं इधर कर दूं नीचे, ठीक है, स्टेप K को जब V2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने K की वैल्यू ले ली P2 V2 रेज़ टू पावर गामा, और जब K को इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ले ली P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, बिकॉज़ ये दोनों एक ही बात है। तो ये क्या आएगा सॉल्व करके? बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो क्या बना फॉर्मूला? P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, ठीक है ये स्टेप। अगर मैं 1 मोल ऑफ अ गैस लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? P2 V2 इज, एक तो ये फॉर्मूला आ गया, for 1 mole implies P2 V2 is RT2 and P1 V1 is RT1. So you can also write it as W is equals to ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को,
ये पढ़ के देख लो, इतना बहुत सारे थ्योरी होगी आज की, सो इतना पढ़ के देख लेना। एंड कल क्या है, संडे। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो कल मॉर्निंग क्लास रख सकते हैं अराउंड 8 to 9। क्या सर 9 बजे 9 बजे कौन सा टेस्ट है? केमिस्ट्री। 9 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट है। उससे पहले तो नहीं है ना कुछ? 7:45 to 8:45। तो मैं कोशिश करूँगा कि 7:45 से 8:45 करके इसके बाकी की चीज़ें भी कर दें जो रहेगी। हाँ जी। फॉर्मूला कौन सा लगना है मतलब? वो तो प्रोसेस देख के ही पता चलेगा ना कि आइसोथर्मल में वर्क डन का है, एडियाबैटिक में क्या है, वर्क डन निकालना है, चेंज इन प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, उस अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चूज़ करना पड़ेगा।